नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इस सेशन में हम राजस्थान की पॉलिटी का टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान राज्य वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग भी राजस्थान स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है इसके जैसे एक छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन प्रश्न यहाँ से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो बन जाते हैं आपके। तो कम्प्लीटली हम वित्त आयोग के बारे में एमसीक्यूज़ के माध्यम से बहुवैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से वो डिस्कस करेंगे और आपका पूरा टॉपिक है वो हम अच्छी तरीके से तैयार करने का वो प्रयास इसमें करेंगे। तो आप पहले भी वित्त आयोग से संबंधित आपने कहीं से भी पढ़ा है, कुछ भी जो भी पढ़ा है, तो वो भी आप यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से अपने स्वयं का एक मूल्यांकन भी आपका हो पाएगा कि आपने जो क्या चीज़ें पढ़ी हैं और कितने चीज़ें आपको अच्छी तरीके से इसके बारे में जानकारी है। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। और ये जो सीरीज है जो वित्त आयोग है, तो वित्त आयोग की बात करें तो किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो अगर आपके सिलेबस में लोकल बॉडीज़ हैं, ग्रामीण स्थानीय सुशासन है या फिर शहरी स्थानीय सुशासन है, ठीक है? तो इन दोनों, अगर दोनों में से कोई एक टॉपिक है आपका तो भी महत्वपूर्ण है, और दोनों है तो और भी महत्वपूर्ण है, वो हो जाता है। अगर वित्त आयोग सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से आपके सिलेबस में दिया गया है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही, लेकिन लोकल बॉडीज़ का चूंकि एक ये हिस्सा है तो लोकल बॉडीज़ भी आपके सिलेबस में है और वित्त आयोग डायरेक्टली नहीं दे रखा है, तो भी यहाँ से सवाल आपका निश्चित तौर पर है वो पूछा जा सकता है। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। तो मेनली थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि जो वित्त आयोग है इसका गठन क्यों किया जाता है। तो जो आपका 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1992 और 74वां संवैधानिक संशोधन 1992, तो ये 73वां और 74वां दोनों जो संवैधानिक संशोधन है इसमें स्थानीय जो सुशासन है इसकी मेनली आपका प्रोविजन है वो किया गया है। और इसी के साथ साथ में इसमें दो आयोगों के गठन का भी है वो प्रावधान किया गया है, जिसमें आपका राज्य वित्त आयोग है और राज्य निर्वाचन आयोग है। तो पिछले सेशन में हमने राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में डिस्कस किया। वो क्या करवाता है, इन लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन का कार्य करवाता है, उसी के सुपरिटेंडेंस में, उन्हीं के अधीक्षण में, निर्देशन में और नियंत्रण में स्थानीय लोकल बॉडीज़ के आपके इलेक्शन होते हैं। राज्य वित्त आयोग की बात करें तो राज्य वित्त आयोग ये कार्य करता है, यानी कि जो इस लोकल बॉडीज़ है उनकी जो फिनेंशियल कंडीशन क्या है उनका रिव्यू करता है मेनली। और लोकल बॉडीज़ और जो आपका स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके बीच में करों का किस प्रकार से कितना है वो आपके मेनली जो फंड है वो दिया जाएगा लोकल बॉडीज़ को, उसकी भी सिफारिश करता है। इसके अलावा यहाँ की फाइनेंशियल जो कंडीशन है, वित्तीय स्थिति है, उसको कैसे सुधारा जा सके उसके बारे में भी समय समय पर ये रिपोर्ट करता है, सिफारिश करता है, रिकमेंड करता है। इनका कार्य केवल सिफारिश करने का है, सिफारिश को माने ना माने वो राज्य सरकार पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो देखिए, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन है वो किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है, पहली बात तो इस प्रश्न में हमें है वो देखने को मिल गई है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उनका रिव्यू करने के लिए, पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, लेकिन वित्त आयोग का गठन करता कौन है? संसद के द्वारा किया जाता है, विधानमंडल करता है, मुख्यमंत्री करता है या राज्यपाल करता है? तो राज्य वित्त आयोग का नियुक्ति, यानी कि राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति की बात करें, अपॉइंटमेंट की बात करें, या राज्य वित्त आयोग के गठन की बात करें, ठीक है, तो नियुक्ति, अपॉइंटमेंट तो इनके अध्यक्ष और सदस्यों की होती है और गठन है वो इनका होता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन है और राज्यपाल को राज्य वित्त आयोग के गठन करने की प्राधिकार, अथॉरिटी, शक्ति है वो दी गई है। ये शक्ति किसने दी है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका 73वां संवैधानिक संशोधन है इसके द्वारा दी गई है। और इसका कौन से आर्टिकल में प्रोविजन है वो भी हम आगे क्वेश्चंस के माध्यम से वो डिस्कस करेंगे। तो राज्य वित्त आयोग प्रत्येक 5 साल के बाद में एक जो आपका राज्य वित्त आयोग का गठन है वो किया जाएगा और ये वित्त आयोग स्थानीय लोकल बॉडीज़ की फाइनेंशियल कंडीशन का रिव्यू है वो करेगा। और भी इसके काफ़ी कार्य हैं जो हम डिस्कस है वो करेंगे। तो ये आपका गठन कौन करेगा? राज्य विधानमंडल नहीं करेगा, ये विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। ये आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, कितने समय के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 साल के लिए किया जाता है, एवरी 5 ईयर। ठीक है, तो प्रत्येक 5 साल के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन है वो किया जाता है। कौन करता है? आपका गवर्नर करता है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यपाल द्वारा प्रथम राज्य वित्त आयोग के गठन का आदेश जारी किया। देखिए, तो
गठन का आदेश जारी किसने किया? राज्यपाल ने किया। तो गठन का आदेश जारी करने की प्राधिकार किसके पास में है? गवर्नर के पास में है। और राजस्थान में पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ? तो 1 अप्रैल 1994, 1 अप्रैल 1992 सॉरी 95, 23 अप्रैल 1994 या 1 अप्रैल 2005। तो आपका जो 73वां संवैधानिक संशोधन जो आपका लागू हुआ और उसके आर्टिकल 243 आई के क्लोज 1 में ही ये प्रोविज़न किया गया है कि इस अधिनियम के लागू होने के 1 साल के भीतर-भीतर राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाएगा? राज्य वित्त आयोग सॉरी राज्य हाँ, राज्य जो स्टेट जो फाइनेंशियल कमीशन है, राज्य वित्त आयोग है, इसका राज्यपाल के द्वारा है वो क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। और आगामी प्रत्येक 5 साल के लिए एक राज्य वित्त आयोग है वो गठन है वो उसका किया जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो आपका ये दो 1994 आता है तो 93 से 98 तक बलीराम भगत थे। तो बलीराम भगत ही उस समय राजस्थान के गवर्नर थे। तो इन्होंने आदेश जारी किया, कब किया? तो इन्होंने आदेश जारी किया था 23 अप्रैल 1994 को। 23 अप्रैल 1994 को इन्होंने आदेश जारी करके राजस्थान के प्रथम राज्य वित्त आयोग के गठन की है वो आदेश है वो जारी कर दिया था। तो ये आपका बात करें तो 23 अप्रैल 1994। और दूसरी बात है कि 23 अप्रैल 1994 को ही राजस्थान में क्या हुआ था? ये आपका पंचायती राज एक्ट है वो राजस्थान में क्या हुआ था? लागू हुआ था। यानी कि जो संविधान अधिनियम तो कब बना था? अधिनियम तो आपका 24 अप्रैल 1993 यानी कि 73वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ था। 73वां संवैधानिक संशोधन जो आपका प्रभाव में आया था यानी कि संविधान संशोधन कब हुआ था, प्रवर्त कब हुआ था? वो तो हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। और राजस्थान ने इसको इम्प्लीमेंट कब किया था? उसी के अनुरूप राजस्थान ने इम्प्लीमेंट किया था 23 अप्रैल 1994 को। और इसी दिन राजस्थान ने राज्यपाल ने राज्य वित्त आयोग के गठन के है वो आदेश जारी कर दिए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के गोयल थे, कृष्ण कुमार गोयल। ये राजस्थान के पहले वित्त आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के गोयल। और इस वित्त आयोग के लिए 23 अप्रैल 1994 को राज्यपाल महोदय के द्वारा अधिसूचना जारी की गई। और ये जो है ये आपका 1995 1 अप्रैल 1995 से आपका कब तक रहा था? 2000 तक है वो रहा था। ठीक है। तो ये इसका है वो प्रथम वित्त आयोग की कालावधि है। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग की संरचना और सदस्यों की नियुक्ति हेतु अहर्ता का उपबंध करने का अधिकार किसे है? यानी कि राज्य वित्त आयोग का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके सदस्यों का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो उस संबंध में प्रोविजन कौन करेंगे? तो उस संबंध में प्रोविजन करने का अधिकार किसको पास में है? ये आपका स्टेट लेजिस्लेचर है वो करेगा। राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा इनके सदस्यों के अहर्ता, क्वालिफिकेशंस, इनके अपॉइंटमेंट और सारी जो चीज़ें हैं संरचना इत्यादि, कितने आपका सदस्य इसमें होंगे, अध्यक्ष के अलावा कौन-कौन सदस्य होंगे, तो वो सारी की सारी जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर है वो करती है। तो अलग-अलग स्टेट के अनुसार इसमें अलग-अलग प्रोविज़न है वो किए गए हैं। तो ये संविधान में इसका उपबंध नहीं किया गया है कि कौन अध्यक्ष होगा, कितने सदस्य होंगे, वो राज्यों पर छोड़ दिया कि राज्य अपने हिसाब से इनके अध्यक्ष और सदस्यों की संरचना और नियुक्ति इत्यादि की प्रोसीडर है वो करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 243 आई के तहत वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। तो यहाँ जो ब्लैंक स्पेस है इसमें आपको भरना है कि कौन आएगा, कौन ये करेगा? वित्त आयोग का अध्यक्ष करेगा, वित्त मंत्री करेगा, या मुख्यमंत्री करेगा, या राज्यपाल करेगा? तो यहाँ पर कहा गया है कि जो 243 आई है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 आई, इस आई के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और ये जो वित्त आयोग है ये प्रत्येक इसकी जो सिफारिश है इसका रिकमेंड है। तो ये जो रिकमेंडेशन और उस पर की गई जो कार्रवाई क्या की गई है उसका जो स्पष्टीकारक है, क्लारिफिकेशन है, वो आपका ज्ञापन सहित राज्य के विधानमंडल के समक्ष कौन रखवाएगा? तो ये राज्य के विधानमंडल के समक्ष राज्यपाल रखवाएगा। यानी कि स्टेट फाइनेंशियल कमीशन है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो ये आपका जो नियुक्ति करेगा उसको ही ये सारी काम है वो सौंपेगा। यानी कि ये क्या करेगा?
राज्य की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो स्थानीय निकायों का, उनकी रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद में ये क्या करता है, सिफारिश करता है, किसको, राज्यपाल को सिफारिश भेजता है। अपना वार्षिक प्रतिवेदन भी राज्यपाल को भेजता है और राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन और सिफारिश पर यह भी कहता है कि जो आपके पर्टिकुलर लोकल बॉडीज़ हैं, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, नगरीय स्थानीय स्वशासन, उनको कितना है वो आपका वित्त है, उनको कितना धन है वो मुहैया कराया जाए, उनके आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। और ये जो रिकमेंडेशन है, ये रिकमेंडेशन गवर्नर के पास में पहुँचता है। गवर्नर फिर उसको स्पष्टीकरण सहित राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत है वो करवाते हैं, ठीक है? तो ये आपका बीच की जो कड़ी है वो एक गवर्नर है, राज्य सरकार को डायरेक्ट ये प्रोसेस भेजते नहीं है। अब देखिए, ये मेनली काम इसका क्या है कि जैसे आपकी लोकल बॉडीज़ हैं, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, नगरीय स्थानीय स्वशासन है, तो ये क्या करते हैं, कर अधिरोपित इत्यादि करते हैं, तो इनकी भी शक्ति 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा विधानमंडल विधि द्वारा इनको क्या करते हैं, कानून बना करके स्थानीय निकायों को ऐसी शक्तियाँ देते हैं जिससे कि ये आपके टैक्स इत्यादि, टोल टैक्स, इसके अलावा कुछ आपके उगाई इत्यादि है, फीस है, ये जो चीज़ें हैं वो क्या है, अधिरोपित करते हैं, लोगों से है वो वसूलते हैं। और वसूलने के बाद में ये भी इस 73वें संवैधानिक संशोधन में प्रावधान किया गया है कि राज्य जो विधानमंडल है, ये विधि द्वारा स्थानीय निकायों को आपका एक ऐसा फंड, निधि गठित करने के लिए भी उनको है वो प्रोविज़न उसमें करेगा कि स्थानीय जो निकाय है, जिसमें ये जो पैसे इत्यादि जो कलेक्ट करते हैं, विभिन्न आपके टैक्स इत्यादि, टोल टैक्स और जो भी आपके उनके मेले इत्यादि होते हैं या दुकानें इत्यादि होते हैं, टोल टैक्स इत्यादि होता है, जहाँ से ये पैसे है वो कलेक्ट करते हैं, तो उन पैसों को कहाँ पर रखेंगे, तो उन रखने के लिए भी एक फंड है, वो भी स्थानीय निकायों के पास में होगा। तो उस फंड का प्रोविज़न भी स्टेट गवर्नमेंट है वो करवाती है, ठीक है? तो इनके पास में फंड बन गया और फंड विभिन्न वेरियस जो सोर्सेज से इनके पास में पैसे आ रहे हैं, तो वो पैसे कहाँ पर डालते हैं, इनके फंड में डालते हैं। और इसके अलावा इनको स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से भी कुछ आपका क्या होता है, फंड प्राप्त होता है। कंसोलिडेट जो फंड होता है स्टेट का, उससे भी उनको क्या मिलती है, आर्थिक सहायता मिलती है, जिसको हम ग्रांट कहते हैं, अनुदान कहते हैं, वित्तीय अनुदान, फाइनेंशियल ग्रांट। तो वो अनुदान राज्य सरकार इनको कितना देंगे, नगरीय निकायों को कितना देंगे, स्थानीय निकायों को कितना देंगे, इसका जो बात है, इसकी जो सिफारिश है, वो करने के लिए ही मेनली आपका स्टेट फाइनेंशियल कमीशन है वो गठित किया गया है, ठीक है? तो अब ये प्रतिवर्ष अपनी सिफारिश करते हैं और ओवरऑल 5 साल की बाद में सिफारिश है वो भेजते हैं। तो प्रतिवर्ष अगर सिफारिश की बात करें, तो छठा जो वित्त आयोग है, इसने अपनी पहली जो अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इसमें इन्होंने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट की कंसोलिडेट फंड से 6.75% है, वो स्थानीय निकायों को क्या है, ग्रांट है वो दिया जाए, अनुदान दिया जाए। पहले वाला 5वां वित्त आयोग था, तो उन्होंने इससे ज़्यादा ही किया था, 8% 8.5% के समथिंग है, जो आगे हम देखेंगे। तो जो जितना ये स्टेट जो फाइनेंशियल कमीशन है, राज्य सरकार को सिफारिश भेजता है कि इतनी उनको आवश्यकता है स्थानीय निकायों को और इतना आप है वो उनको है वो ग्रांट है वो दे दीजिए। लेकिन राज्य सरकार भी सोच समझ कर के काम करती है। राज्य सरकार भी अपने पास में जितने भी जो फंड है, जो भी उनके पास में टैक्स इत्यादि से कलेक्शन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार को जो आपके फंड इत्यादि देते हैं, तो उन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको क्या कर सकते हैं, या तो यथावत रख सकते हैं, इसकी सिफारिश को मान लेते हैं, या फिर इसमें से स्टेट गवर्नमेंट है साढ़े जो आपका 6.75 है, इससे कम भी कर सकते हैं, 6.5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। और वो जो स्टेट गवर्नमेंट इस पर कार्रवाई करेंगे, उसका पूरा का पूरा स्पष्टीकरण है वो विधानमंडल के समक्ष उसको रखना होगा कि आपने जो सिफारिश वित्त आयोग ने आपके पास में भेजी है, 6.75% की भेजी, लेकिन आपने कम कर दिया। तो कम करने के पीछे आपकी वजह क्या है, वो कारण भी स्टेट गवर्नमेंट को विधानमंडल के समक्ष है वो जनता को देना होता है, ठीक है? तो छठे वित्त आयोग की पहली अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार आपसे पूछ लिया जाए कि कितना जो फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट जो आपके लोकल बॉडीज़ को देना तय है, वो 6.75%, और इसको राज्य सरकार ने भी क्या है, अप्रूवल दे दी है, मान लिया है। राज्य सरकार ने कहा बिल्कुल हम स्टेट गवर्नमेंट जो आपकी लोकल बॉडीज़ है उनको 6.75% है वो ग्रांट अनुदान दे देंगे।
अब ये जो 6.75% इन्होंने देने को कहा है, तो इसमें आपकी लोकल बॉडीज़ 2 तरह की हैं। एक तो नगरीय निकाय है, एक आपके ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज है और नगर पालिका है, 2 हम कह सकते हैं। तो अब इनको कितना-कितना देंगे इस साढ़े 6.75 में? तो मेनली यही जो मुद्दा है, बीच में कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, इसी मुद्दे को हल कौन करता है? वित्त आयोग करता है। अब ये जो 6.75% है, इसमें जनसंख्या के अनुपात में और डिस्ट्रिक्टों के वेटेज के आधार पर ये आपका है वो अलग-अलग जो पंचायती राज संस्थाएँ हैं, उनको है वो फिर ये आपका फंड है वो दिया जाएगा। इसमें देखिए, राजस्थान में 2011 की जनगणना को अभी तक इन्होंने है वो आधार माना हुआ है। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या वो कितनी है? 75.1% राजस्थान की रूरल पॉपुलेशन है और अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो 24.9% राजस्थान की शहरी जनसंख्या है। तो ये जो टोटल फंड है, इस फंड का 75.1% तो ग्रामीण यानी कि स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं को है वो दिया जाएगा, लगभग 75% और लगभग आपका 25% है वो जो आपकी यूएलबीज है, अर्बन लोकल बॉडीज है, उनको आपका शेष 25% है वो दिया जाएगा। और उनमें भी आपके अलग अलग हैं, जैसे जिला परिषद को इसमें दिया जाता है। तीनों अलग जो 3 स्तरीय जो संस्थाएं हैं, उनमें भी आपका अलग अलग उनका वेटेज है वो रहता है। ठीक है, तो ये मेनली बात इन चीज़ों को क्लियर कौन करता है? ये आपका वित्त आयोग करता है और अपनी सिफारिश है वो राज्यपाल को भेजता है और राज्यपाल फिर इस सिफारिश को स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ में कहाँ पर है? विधानमंडल के समक्ष है वो रखवाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 जेड जय यानी कि 243 आई के अधीन गठित वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो जो आपका राज्य वित्त आयोग है, पहली बात तो आप सीधे तौर पर ध्यान में रखना है कि इसका प्रोविजन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो इसका प्रोविजन भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 आई के अंतर्गत है, 243 आई में है। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल राज्य वित्त आयोग के वित्तीय स्थिति की पुनर्विलोकन के लिए यानी कि आपके जो स्थानीय निकाय है उनके पुनर्विलोकन के लिए एक वित्त आयोग का गठन है वो करेगा। लेकिन यही वित्त आयोग जब हम 74वां संवैधानिक संशोधन पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी 243 वाई के अंतर्गत इस राज्य वित्त आयोग के बारे में जिक्र आता है कि राज्य वित्त आयोग जो 243 आई के तहत राज्यपाल के द्वारा गठित करे होगा, वही राज्य वित्त आयोग आपकी नगर पालिकाओं की फाइनेंशियल कंडीशन को भी रिव्यू करेगा, उसकी वित्तीय स्थिति को भी जांचेगा और जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट जो आपके फंड देती हैं, कंसोलिडेट फंड से कितना उनको दिया जाएगा, और वो सारी चीज़ें हैं वो आपकी इसके अंतर्गत अंतर्निहित होगी। तो अगर आपसे बात करें तो इसका राइट आंसर 243 वाई हो जाएगा। यानी कि पंचायती राज के लिए तो 200 यानी कि इसका गठन तो कहाँ है? 243 आई के तहत है। ठीक है, स्टेट फाइनेंशियल कमीशन का गठन किसमें है? 243 आई के तहत है। और पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन किसके तहत करता है ये? तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन 243 आई के तहत करता है। दूसरी बात है, ये आपके नगर यूएलबी यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन किसके तहत करते हैं? तो यूएलबीज का पुनर्विलोकन है वो 243 वाई के तहत करते हैं। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 243 वाई आई यानी कि वित्त किस में है? 243 आई वाई में वित्त है। ठीक है, नेक्स्ट है वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान का सर्वाधिक हिस्सा किसे दिया जाता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पंचायती राज संस्था जो आपकी 3 टायर की है, 3 स्तरीय जो संस्थाएं हैं, उसमें सबसे ज़्यादा है वो किसको दिया जाएगा? ये हमने देख लिया कि 75% टोटल जो आपका स्थानीय निकायों को जो मिल रहा है उसमें 75% है वो किसको है? 75% आपको ग्रामीण स्थानीय निकायों को दिया जा रहा है और शेष जो आपका है 24.9% है वो आपके नगरीय स्थानीय निकायों को दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपकी जो आपकी ग्रामीण स्थानीय सुशासन है उसमें जो टोटल का 75% दिया जा रहा है उसको फिर 100% करके उन 100% का भी अलग अलग क्या है 3 आपका डिवाइडेशन है वो किया जाता है। तो सबसे अधिक जो दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? सबसे निचला जो आपका स्तर होता है ग्राम पंचायत होता है तो उसको सबसे अधिक है वो दिया जाता है। सबसे अधिक इनको क्यों दिया जाता है? कि ग्राम पंचायत के पास में आय का कोई ज़्यादा स्रोत नहीं होता है, ना तो ये कोई टोल टैक्स वसूलती है और
ना ही इनके पास में ऐसा कोई ज़्यादा आपके मेले इत्यादि भी गाँवों में इतने लगते नहीं हैं। तो इससे ज़्यादा इनके पास में क्या है, इनकम के सोर्सेज़ नहीं हैं। इन इसीलिए इनको सबसे ज़्यादा क्या दिया जाता है, आपका अनुदान दिया जाता है। कितना है? तो 75% जो टोटल है, वो किसको दिया जाता है? ग्राम पंचायत को दिया जाता है। सेस की बात करें तो पंचायत समिति को है वो आपका 20% जो आपकी किसको दिया जाता है? पंचायत समितिज़ को दिया जाता है और शेष आपका बच गया 5%। तो ये जो 5% है वो जिला परिषद को दिया जाता है। यानी कि ऑल ओवर अगर 100% माने तो उसमें 75% है वो ग्राम पंचायतों को और 20% पंचायत समितियों को और 5% जिला परिषदों को है वो दिया जाता है। तो ये सवाल पूछा भी गया है प्रीवियस एग्जाम्स में, तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सिक्स्थ जो आपका फाइनेंशियल कमीशन है, छठा राज्य वित्त आयोग है, इसकी अधिसूचना है वो कब जारी की गई थी? तो ये कब जारी हुई? 1 अप्रैल 2020, 12 अप्रैल 2020, 12 अप्रैल 2021 या 1 अप्रैल 2021। तो आपका सिक्स्थ जो फाइनेंशियल कमीशन है, इसकी जो अधिसूचना है, इसका जो नोटिफिकेशन है, ये आपका जारी हुआ था 12 अप्रैल 2021 को। ठीक है, तो 12 अप्रैल 2021 को जारी हुआ और इसके जारी होने के बाद में ये भी कहा गया है कि ये अपनी प्रथम जो आपकी वार्षिक रिपोर्ट है, वो 1 साल और 6 महीने के अंतर अंतर है वो राज्यपाल को भेजेंगे और इन्होंने प्रथम जो रिपोर्ट है, ये आपकी भेज भी दी है। नेक्स्ट है छठा राज्य वित्त आयोग का संगठन क्या है, यानी कि इसका कंपोजिशन कितना है? सिक्स जो आपका स्टेट फाइनेंशियल जो कमीशन है, इसमें कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? तो इनके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष किसी कमीशन में एक ही होता है। जैसे इलेक्शन कमीशन है तो वो तो आपका सिंगल मेंबर है, लेकिन फाइनेंशियल कमीशन है, इसमें एक अध्यक्ष है और 2 सदस्यों का प्रोविजन किया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में अगर बात करें छठा जो वित्त आयोग है, इस छठे वित्त आयोग में अध्यक्ष और सदस्य है वो कौन-कौन है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो मेनली अध्यक्ष के बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो प्रद्युम्न सिंह है, ये राजस्थान के सिक्स्थ जो फाइनेंशियल कमीशन है, इनके क्या है? चेयरपर्सन है। तो प्रद्युम्न सिंह है, छठे वित्त आयोग के चेयरपर्सन है। पहले के कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल, दूसरे के हीरालाल देवपुरा, पाँचवें के आपके ज्योतिकरण और जो प्रेजेंट में है सिक्स्थ, इनके कौन है? प्रद्युम्न सिंह है, इनके चेयरमैन हैं। और इसमें एक बात करें तो सदस्य कौन है? एक लक्ष्मण सिंह रावत है, इनके एक मेंबर हैं और एक सदस्य हैं अशोक लाहोटी। ठीक है, तो अशोक लाहोटी, लक्ष्मण सिंह रावत, ये 2 इनके सदस्य हैं और एससी जो देश हरि है, ये इनके एक सदस्य सचिव भी हैं। तो इसमें एक सचिव होता है, 2 सदस्य होते हैं और एक इनके चेयरमैन होते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आगे बात करें तो राज्य के छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के प्रतिशत के हिस्से का वितरण ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को करना है। यानी कि इस सिफारिश के अनुसार कितना प्रतिशत है वो राज्य का जो स्वयं का जो शुद्ध यानी कि कर राजस्व राजस्व प्राप्त होता है, राज्यों को जो रेवेन्यू जो टैक्स इत्यादि मिलता है, उस टैक्स का कितना प्रतिशत है वो आपके स्थानीय लोकल बॉडीज को वो दिया जाएगा। सिक्स्थ जो आपका कमीशन है, इनकी रिकमेंडेशन के अनुसार, तो वो मैंने बताया आपका कितना है? 6.75% है। और पाँचवें ने कितना दिया था? 7.182% है वो सातवें ने, सॉरी, पाँचवें जो वित्त आयोग है, फिफ्थ जो आपका फाइनेंशियल कमीशन है, पाँचवें वित्त आयोग का ये है और सिक्स्थ का आपका ये है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो वित्त आयोग के भी अध्यक्ष है वो रहे हैं। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष रहने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो क्या ध्यान में रखना है आपको? ये कौन है? हीरालाल देवपुरा, ये राजस्थान वित्त आयोग के दूसरे चेयरपर्सन हैं और वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर रहने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा राजस्थान के कोई भी मुख्यमंत्री वित्त आयोग के चेयरपर्सन है वो नहीं रहे हैं। ये बात आप लोगों को क्या है? ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है कौन राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नहीं रहे हैं? श्री के गोयल, हीरालाल देवपुरा, गुलाब चंद कटारिया या बी कल्ला। तो बात करें तो आपके गुलाब चंद कटारिया हैं, ये कभी भी राजस्थान के फाइनेंशियल कमीशन के चेयरपर्सन नहीं रहे हैं। आगे हम लिस्ट भी देखेंगे कि कौन है वो फाइनेंशियल कमीशन के अब तक चेयरपर्सन है वो रहे हैं। तो ये आपकी लिस्ट है, ज़्यादा लंबी भी नहीं है और इसमें कंप्लीटली सारी जो डिटेल है वो मेंशन्ड है कि कितना उसमें आपके वित्त आयोग ने आपका सिफारिश कितनी की है और इस सिफारिश को कहाँ तक है वो इम्प्लीमेंट किया गया है, और वो सारी बातें हैं उसमें आपको देखने को मिलेगी।
तो यहाँ देखिए स्टेट जो फाइनेंशियल कमीशन है, पहला वित्त आयोग, इसका अध्यक्ष कौन था? इनका अध्यक्ष था के गोयल थे। और इनमें अध्यक्ष के अलावा नंबर ऑफ इंक्लूडिंग जो मेंबर हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडिंग सेक्रेटरी यानी कि सचिव सहित अगर मेंबर की बात करें तो वो कितने हैं? 3 जो आपके इसमें क्या है, सचिव सहित सदस्य हैं पहले में। और ये 1995-96 से आपका 1999-2000 तक आपका क्या रहा था, अस्तित्व में रहा था पहला वित्त आयोग, ठीक है। और ये इन्होंने रिकमेंड की है 2.18% का, और ये रिकमेंडेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट ने मान ली थी, ठीक है। दूसरा जो वित्त आयोग है श्री हीरालाल देवपुरा, ये एकमात्र राजस्थान के मुख्यमंत्री है जिनके इनके चेयरपर्सन रहे हैं। वो 2000 से 1 और 4-5 के मध्य रहा है। इन्होंने जो आपकी 2.25% की बात करें तो ये आपका उसमें 0.50% कुछ इंसेंटिव भी था, तो इनकी रिकमेंडेशन भी मान ली गई है। तीसरा जो था माणिक चंद सुराणा की अध्यक्षता में, ठीक है, और इसने 3.5% का रिकमेंड किया था, इनको भी मान लिया। चौथा जो था बीडी कल्ला, इस बीडी कल्ला की अध्यक्षता में चौथा वित्त आयोग है वो गठित हुआ था, ठीक है। और इसने रिकमेंड किया था 5% एंड असाइनमेंट ऑफ सर्टेन टैक्सेज। तो इसमें इन्होंने कितना किया है, एक्सेप्टेड जो किया है वो 7.182% है वो एक्सेप्ट किया था, ठीक है। और पांचवा वित्त आयोग डॉक्टर ज्योति किरण की अध्यक्षता में गठित हुआ था, जिसमें आपके एक सदस्य और एक सचिव था, और ये 2015-16 से 2019-20 तक रहा था। इन्होंने रिकमेंड किया था 8.5% का, लेकिन गवर्नमेंट ने कितना है वो माना था, 7.182% को माना था। इससे ये हमें जाहिर होता है कि ये जो रिकमेंड करते हैं उससे राज्य सरकार अधिक भी दे सकते हैं और उससे कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी सिफारिशें होती हैं, सिफारिशें मानना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, वित्त आयोग के बारे में। पहले में कौन थे, तो ये अध्यक्ष आपको अच्छी तरीके से सीक्वेंस वाइज ध्यान में रखना है। और छठा वित्त आयोग है आपका कौन सा है, वर्तमान में कौन सा है, छठा वित्त आयोग है। और छठा वित्त आयोग 2020-21 में गठित है वो हुआ है, ठीक है। तो ये आपका इसके जो अध्यक्ष हैं वो हमने देखा, प्रद्युम्न सिंह छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 6.75% की इन्होंने रिकमेंड है वो किया है, और यही सरकार ने मान लिया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है श्री के गोयल राजस्थान के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान के पहले वित्त आयोग की समयावधि 1995-96 से 99-2000 है, ये भी ठीक बात है। राजस्थान के 5वें वित्त आयोग के बजाय अब तक के सभी वित्त आयोगों के चेयरमैन के पद पर पुरुष सदस्य रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। 5वें वित्त आयोग में ज्योति किरण है वो चेयरमैन रही है, और बाकी वालों में सभी पुरुष चेयरमैन के पद पर रहे हैं। और वर्तमान में छठा वित्त आयोग क्रियाशील है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अशोक लाहोटी हैं। तो अशोक लाहोटी इनके क्या हैं, सदस्य हैं, ना कि अध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है आपके प्रद्युमन सिंह, ठीक है। तो प्रद्युमन सिंह छठे वित्त आयोग के क्या है, आपके चेयरपर्सन है। नेक्स्ट है कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें आपको देखना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपका सही नहीं है। पहला दिया हुआ है कि राज्य वित्त आयोग सरकार के द्वारा लगाए गए कुल कर एवं एकत्र शुल्कों के राज्य एवं पंचायतों के बीच बंटवारे के विषय में राज्यपाल को सिफारिश करता है। 2 नंबर जो विकल्प है इसमें कहा गया है कि राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को ऐसे करों के विषय में सिफारिश करता है जो पंचायतों को सौंपा गया है। राज्यों की संचित निधि से पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान सहायता के विषय में राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को सिफारिश करता है। और पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में केंद्रीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर है। हमें कौन सा कथन सत्य नहीं है वो पूछा है, और इसमें कहा है कि पंचायतों की वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर जो विचार करने के संबंध में केंद्रीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। तो इसमें वित्तीय, अगर पंचायतों को जो वित्तीय सहायता है, वित्तीय जो आपके फाइनेंशियल असिस्टेंट है, चाहे पंचायतों की बात हो, नगरीय निकायों की बात हो, तो उसमें सहायता इत्यादि कितनी क्या देनी है, कितनी क्या आपकी करनी है, तो उसके संबंध में ये अपने से ऊपरी जो आपका केंद्रीय वित्त आयोग है उस केंद्रीय वित्त आयोग से भी डिस्कस करते हैं। केंद्रीय वित्त आयोग के बाद में चर्चा के बाद में उनको ये भी पता चलता है कि केंद्रीय वित्त आयोग है वो स्टेट गवर्नमेंट को कितना क्या है वो पैसे देने वाले हैं, और उससे सारी आपकी गणित इत्यादि जोड़ भागी गुणा भाग लगा करके आपके फिर क्या करते हैं,
कि ये सिफारिश है वो फाइनली करते हैं। तो आपका सलाह मशविरा केंद्रीय वित्त आयोग से भी ये आपके करते हैं। तो इसीलिए आपका डी राइट आंसर है। बाकी 3 वाले बहुत ही जो आपके इम्पोर्टेंट जो ये स्टेटमेंट है ये इनको भी आपको ध्यान में रखना है, ऊपर वालों को भी। नेक्स्ट है पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो ये अनुच्छेद कौन सा है? 243 आई है। और नगर पालिकाओं के लिए ऐसा ही सवाल पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? 243 वाई के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। यानी कि राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय जो आपकी पंचायतों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उनकी अनुशंसा किसको करता है? राज्यपाल को करता है, मुख्यमंत्री, राज्य के वित्त मंत्री या राज्य के वित्त सचिव को? तो ये आपका किसको करता है? राज्यपाल को करता है, गवर्नर को करता है। तो यहाँ आपका ध्यान में रखना है 1 नंबर राज्यपाल है वो। राज्यपाल फिर विधानमंडल के समक्ष है वो उसको रखवाता है। और ये सवाल है वो आपके लिए है जिसका हमने डिस्कस भी किया है और आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है कि वर्ष 2021-22 के लिए छठे राज्य वित्त आयोग द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान राशि ग्राम पंचायतों को दिए जाने की संस्तुति की है, रिकमेंडेशन किया है। तो ग्राम पंचायतों को कितने प्रतिशत दिए जाने की आपकी रिकमेंड की है? ए है 20%, बी है 25, सी है 75 और डी है आपकी 5%। ठीक है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। हमने एक बहुत ही कम समय में सारी चीज़ें जो आपके वर्तमान पर्सपेक्टिव से यानी कि करंट डेटा से संबंधित भी है वो भी हमने जानने का प्रयास किया। इनके संवैधानिक प्रोविजन को भी देखा, इनके अध्यक्ष सदस्य इत्यादि उनके बारे में भी सारी चीज़ है वो लगभग हमने इसमें डिस्कस है वो की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों के साथ में सेशन को शेयर अवश्य करें। थैंक यू सो मच। और ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर विभिन्न एग्जाम्स के लिए स्मार्ट कोर्सेज भी अवेलेबल है। राजस्थान पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी इत्यादि उसमें भी आप अच्छी तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छी तैयारी के लिए उसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर और भी जो आपके पीटीआई लाइब्रेरियन है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, संगणक या जूनियर अकाउंटेंट, इन भर्ती परीक्षाओं के लिए ओम डिजिटल स्टडी टेस्ट सीरीज जो एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको क्वालिटी टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो अच्छी तैयारी के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज का भी हिस्सा बन सकते हैं जिसके बारे में अभी मैंने पूर्व के वीडियो के माध्यम से आपको कम्प्लीटली जानकारी भी दी है। तो थैंक यू सो मच। एक बार पुनः कल के सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।